यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। लो मैं फिर आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ गया हूँ आपके लिए। आपके एग्जाम बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं और आप सब अग्री करोगे कि अब एक फिनिशिंग टच देने की बारी है। कितने लोगों को लगता है, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि सर एक्चुअली अब फिनिशिंग टच देने की जरूरत भी है और टाइमिंग भी है, दस्तूर भी है। तो चलो लगाते हैं मौके पे चौका और मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा सीरीज। आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी को एकदम जोरदार करेगा। और जो कुछ भी करने वाले हैं ना, सारा पेपर आने वाला है यार, डोंट वरी। ठीक है, बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैंने स्टार्ट कर किया है और शुरू कर रहा हूं आज से आपके लिए 10 दिन का चैलेंज, मतलब जिसको बोल सकते हैं 10 डेज चैलेंज, 10 का दम चैलेंज। और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सुपर 50 FM SM के क्वेश्चन, मतलब दोनों के या सिर्फ एक के, नहीं, हर एक टॉपिक का। एफएम के सुपर 50 मैं कवर करूंगा और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी सुपर 50 क्वेश्चन कवर करूंगा अगले 10 दिन के अंदर। सो ये 10 दिन का प्रैक्टिस चैलेंज है जिसमें मैं खुद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा लाइव। तो क्या करने वाले इसके अंदर, क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं, तो इत्मीनान रखिए, आपको कोई नया स्टडी मैट नहीं चाहिए, कहीं नहीं भटकना। बस आपकी ताकत को याद दिलाने के लिए सीरीज है पूरा का पूरा। और नाम ही रखा है मैंने सुपर 50 सीरीज। अगले 10 दिन के अंदर 50-50 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। आईसीआई मैट हमारे टारगेट पे होगा, आईसीआई के मैट से निकालूंगा मैं अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस, उसको कवर करूंगा। लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी 2-3 अटेम्प्ट में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं नॉन रिपीटेटिव नेचर के और जिसका मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में आने के पूरे चांसेस है, वो कवर करूंगा इंक्लूडिंग पास्ट ईयर। न्यू क्वेश्चंस होंगे, अगर न्यू क्वेश्चंस मैं कहीं कवर कराऊंगा, जैसे 2-3 चैप्टर में कराऊंगा, खास करके कैपिटल बस्टिंग में कराऊंगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कराऊंगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एफएमएसएम नोट्स विद ओम त्रिवेदी के ऊपर मैं आपसे शेयर करूंगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डला हुआ है ऑलरेडी। तीसरी और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो हर चैप्टर से एक एसबीक्यू मैं आपको कवर करके दूंगा इस सीरीज के अंदर। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे 50 क्वेश्चन हम करेंगे और हमारा ये एग्जाम का प्रिपरेशन सुपर डुपर एकदम तैयारी हो जाएगी। जितने बच्चे और जहां जहां कॉन्सेप्ट इंटरसेप्ट करेंगे, ब्रीफली मैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट कि कोई बच्चा एक लंबे गैप के बाद भी देख रहा हो तो उसको सारी बातें समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अब सीक्वेंस क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले मैं बता दूं एफएम का सीक्वेंस। आपको पता है चैप्टर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने सीक्वेंस रखा है। सबसे पहले आपका सबसे प्यारा चैप्टर, एकदम डार्लिंग चैप्टर बोले तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 2 सेशन लगाऊंगा क्योंकि बड़ा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं 10 रखूंगा। कैपिटल बजटिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं 10 रखूंगा। 10-10 क्वेश्चन दोनों में कराऊंगा। फिर ऑन एन एवरेज 5-5 क्वेश्चन के साथ हम प्रोसीड करेंगे। लीवरेज, ईबीआईटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एंड डिविडेंड। कुल मिला के 10 सेशन, 10 का दम और पूरा दम निकाल देंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इस सीरीज का सुपर 50 सीरीज का मेरा टारगेट यही होने वाला है, राइट। अब बात कर लेते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ा सा रिवर्स साइकिल लूंगा और चैप्टर 5 से शुरू करूंगा। 5 4 3 2 1 ऐसे करके अपन कवर करने वाले। उसमें भी बड़े चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन, छोटे से थोड़े क्वेश्चन कवर करके आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर एफएम एंड एसएम सुपर 50 सीरीज इन नेक्स्ट 10 डेज। आज का दिन याद रख लीजिए और 10वें दिन हम दोनों से 50-50 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं या उनके प्रोविजन को ही लेकर के क्वेश्चन बनाने वाला है आईसीआई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर सेशन कितने कितने देर के होंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा। आपको पता है कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप बाकी चैप्टर्स कर रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, इधर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं इंटरफेयर ज्यादा नहीं करूंगा। 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, मात्र छोटा सा क्रिस्प सेशन। कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक उठाऊं उसके 5 या 6 क्वेश्चन एक दिन करा दूं और फिर अगले दिन 5-6 करेंगे। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। 10 दिन में देखेंगे इसका रिजल्ट क्या बनता है। आपको ये सेशन, ये अनाउंसमेंट कैसी लगी, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये 10 का दम 10 डेज चैलेंज, प्लीज मुझे बताना। और सुपर 50 शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। चलें शुरू करें, एकदम काम पे लगते हैं ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे आ जाओ और आपको अपना स्टडी मैट अपने दिल के पास रखना है। स्टडी मैट को ही मैं टारगेट करने वाला हूं मित्रों, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि स्टडी मैट से अच्छी और प्यारी चीज कुछ भी नहीं है। स्टडी मैट का मेजर क्वेश्चन होगा, आईसीआई के लिटरेचर ही ज्यादा मैं कवर करूंगा, कहीं इक्का दुक्का कोई नए क्वेश्चन होंगे तो आई विल रेफर टू माई notes and that I will provide on my telegram channel and that will be available for you guys. Okay, लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते, काम पे लगते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे ना, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो 6 पार्ट में है, जिसमें 4 पार्ट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो वर्किंग कैपिटल का जो इंट्रो पार्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आप निकालते हो। फिर कैश मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है एंड फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपके 6 चैप्टर बनते हैं। हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जहां की जो इंट्रोडक्शन है, जहां स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल है और आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो पहला मेथड शुरू करते हैं, नेट ऑपरेटिंग साइकिल का मेथड, जिसके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि 5 स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक जब भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें 5 स्टेप्स होंगे। पॉपुलरली यू नो इट, आई थिंक यू नो इट, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग इट इन ब्रीफ। सबसे पहली चीज, इस स्टेटमेंट को बनाने से पहले आपको ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यूएशन करनी आपको आनी चाहिए। स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। बोले तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन, बोले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सारे बच्चों को पता होगा, कॉस्टिंग के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वेजेज और प्रोडक्शन ओवरहेड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट सर। उसके बाद डब्ल्यूआईपी प्लस एंड माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, तो अभी आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस को लेकर के डिबेट है। कई क्वेश्चंस आईसीआई के ऐसे हैं, जहां ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को आईसीआई ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा माना है, जो लॉजिकल नहीं है बट लिया है। वो क्वेश्चन करेंगे तो वहां आइडेंटिफाई करके रख लेंगे। और जब भी ऐसा कभी हम लेते हैं तो एक अजम्पशन ऊपर लगाना बहुत जरूरी है किसी भी आंसर को लिखते हुए। चलो कोई नहीं, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया सर, प्रॉफिट जोड़ा सेल्स आ गया, एक स्टेटमेंट। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सर। हमें सर ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, तो हमें निकालना क्या क्या चीज है कि सर देखिए, हमारे को रॉ मटेरियल कितने दिन तक होल्ड करना है, आर। फिर सर ये रॉ मटेरियल जहां से परचेज किया था तो क्रेडिटर है, तो सी। क्रेडिटर हमें कितने दिन का रिलीफ देता है, रॉ मटेरियल से अपने को 30 डेज होल्ड करना है, कोई बात नहीं। फिर डब्ल्यूआईपी होगा, डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है। सर फिनिश गुड्स वेयर हाउस में गया बन के, सर ये कितने दिन होल्ड होता है, सर से 30 डेज होता है। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, 30, 40, 40, 20 कुछ भी हो सकता है, 27.5 भी हो सकता है। उसके बाद सर इसके बाद इसकी सेल्स होगी, इससे डेटर अराइज होगा, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होगी, और फिर सर उससे कैश आएगा। ये पूरा साइकिल कितने दिन का है, और उसमें जो रिलैक्सेशन है ये तो रिप्रेजेंट करता है हमारे करंट एसेट्स को, और करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है हमारी क्रेडिटर्स। सर ये जो रिलैक्सेशन है ये कितने दिन का है, से 40 डेज का है। तो अगर हमारा सीधा साइकिल बनता है ये 180 डेज का, और 40 डेज का हमारे को क्रेडिटर से रिलैक्सेशन मिलता है, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितने का हो गया, 140 डेज का। यही तो कैलकुलेट करना है। लेकिन ये जो डेज मैंने हाइपोथेटिकली आपको इमेजिन कर करके बताया, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो फास्ट बोल रहा हूं ना, तो उसके लिए कंपोनेंट के लिए आपका कैलकुलेट करने वाला, नेट ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने वाला, कि कितने दिनों का पैसा हमें कितने दिनों तक स्टॉक होल्ड करना पड़ता है, कितने दिनों तक फिनिश गुड्स, कितने दिनों तक कलेक्शन पीरियड हमें होल्ड करना होता है, कितने दिनों तक क्रेडिटर हमें क्रेडिट देता है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सर बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट को सामने रख लो और ये फॉर्मूले रख लो। अगर हमें आर निकालनी है तो सीधी सी बात है कि रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड या होल्डिंग पीरियड निकालनी है, तो सीधी सी बात है रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है पर डे, और एवरेज स्टॉक अपने को कितना है, तो एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। अगर पर डे नहीं लेना तो इंटू 365 कर दो, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा रॉ मटेरियल स्टेटमेंट से उठाया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये डिनोमिनेटर में रखा, और ऊपर एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। सिमिलरली डब्ल्यूआईपी, फिर वही एवरेज डब्ल्यूआईपी और डिवाइडेड बाय, डब्ल्यूआईपी कहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्यार है इसके साथ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड किया पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं मारना, स्टेटमेंट को देखते जाओ। अच्छा जी,
अब हमें यहाँ पे एफ निकालना है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी है पर डे वो उससे डिवाइड कर देंगे एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक को। तो सर ये ले लीजिए इंटू 365 कर दीजिए और यहाँ से पर डे डिलीट कर दीजिए। जो लोग तो लॉजिकल चलते हैं वो पर डे यहाँ निकाल के नीचे डालते हैं, और जो लोग फॉर्मूले को सीधा रिवर्स कर देते हैं, थोड़ा सा रट्टा मतलब याद याद टाइप का रहे, तो उसके लिए इजी होता है 365 से मल्टीप्लाई कर दो। डेटर निकालना है सर, अपने को क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए पर डे का, और उसमें एवरेज डेटर्स, ठीक है। कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पेमेंट पीरियड, कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालनी हो, नॉट कलेक्शन, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालनी हो, बहुत ही सिंपल है सर, वो तो परचेज पे होगी, जितना क्रेडिट परचेज पर डे है और एवरेज क्रेडिटर है उससे हमें डेज का पता चल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले यूज करने के बाद अपने को नेट ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगी, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी पता है। फिर उसके बाद सर अपने को नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का पता चलेगा सर। अगर डेज में निकला है तो 365 को एनओसी से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितना है। फिर हमें एक डेटा चाहिए होगा कि वर्किंग कैपिटल मतलब एनुअल ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट कितना है। अगर हमें पता है कि हमारा एनुअल ऑपरेटिंग साइकिल जो भी है, हमारा जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी है स्टॉक सब ले करके जब हमने कॉस्ट शीट बनाई तो उसमें एनुअल ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट अपने को पता चलेगी। उसको अगर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चलेगा कि एक साइकिल का खर्चा कितना है, एक साइकिल की कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। वही तो वर्किंग कैपिटल है ना, जो हमें लूप में रोटेशन में रखना है हमेशा। दैट्स इट। इसी पे सर ये सवाल है, 2 सवाल इस पे करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। बस इतना सा, बहुत तेजी से बोला ना, कोई बात नहीं, बट आपका किया हुआ है ना, तो अभी करेंगे ना, दोबारा सवाल में लगाएंगे तो फॉर्मूले लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो आपको एवरेज निकालना है सबका। ये देखो ये डेटा गिवन है। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। 2022 का डेटा है, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, 21 31 मार्च का भी डेटा है। तो दैट इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, डन। रॉ मटेरियल आपको गिवन है, डब्ल्यू आपको गिवन है, फिनिश गुड्स का डेटा आपको गिवन है, रिसीवेबल आपको गिवन है, और पेबल भी आपको गिवन है, मतलब क्रेडिटर गिवन है, और यहाँ डेटर का डेटा गिवन है। एवरेज पांचों के आप यहाँ पे निकाल सकते हो, निकालते जाओ फटाफट। 65 और 45 तो बाय 2 बाय 55, ठीक है। 51 प्लस 35 इज इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 43, ठीक है 43। अब बात कर लेते हैं 70 60 130, 130 को किया तो 65, डन है। 135 112, ये 135 प्लस 102 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 123, 123.5। 71 68, 71 प्लस 68 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 69.5, 69.5, राइट। अब हम सर नीचे वाले डेटा को ढूंढते हैं। एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑल क्रेडिट, तो परचेज का डेटा मिल गया, क्रेडिटर को निकालने में हेल्प करने वाला है, राइट। तो निकाली दो यार, सी यहां पे निकाली देते हैं, चलो सी निकाल दो जरा। क्रेडिटर पेएबल्स कितना है सर अपना, कितना है 69, एवरेज कितना है 69.5 डिवाइडेड बाय कितना 400 इंटू 365, बताना भाई कितना आ गया, जो निकल रहा है निकालो ना उसको। तो 69.5 डिवाइडेड बाय 400 this into 365 is equal to 63.41, मतलब 63.42 समथिंग लाइक दैट, 63.42। तो कितना माने इसको, 63 मान ले या 64 मान दे, राउंड ऑफ कर देते हैं यार, 64 मान लेते हैं। थोड़ा और डेटा पढ़ लेते हैं। अपने को ना एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट गिवन है। ये सवाल तो सब बच्चों ने किया होगा। हमें 365 डेज लेना है, हमें पता था, वो दिख गया था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत ही सिंपल है, वही तो कर रहे साहब। सी निकल के मिल गया हमें। अब देख लो एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले अब रॉ मटेरियल पे आते हैं, आर निकालते हैं। ये तो हमने झटके में निकाल दिया क्योंकि दिख गया तो निकाल दिया, कोई नहीं। अब हम आर निकालते हैं तो रॉ मटेरियल हमें कंजम्पशन बताना पड़ेगा। बताओ भाई, रॉ मटेरियल परचेज का डेटा तो है, कंजम्पशन कितना होगा। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग कितना है 45 प्लस परचेज कितना है 400
माइनस क्लोजिंग कितना है 65, तो क्या लगता है 20 माइनस हो जाएगा 380। तो 380 का सर हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, तो आर निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक जो 55 है डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे, तो कंजम्पशन है 380 और पर डे के लिए हमने कर दिया 365। जरा डेज बताना यार, so 55 divided by 380 into 365 is equal to 52.82, 53 ले ले, हाँ 53 डेज ले लेते हैं सर। आर निकल गया, डब्ल्यू भी निकाल लो बेटा, डब्ल्यू बहुत आसान है। डब्ल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज डब्ल्यू आई पी 43 एंड सर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 450, तो सर 43 डिवाइडेड बाय 450, 43 divided by 450 multiplied by 365 is equal to 43 divided by 450 is equal to this multiplied by 365 is equal to 34.87। बेटा 35 डेज ले लेते हैं, टेंशन नको करो। तुम्हें सी का पता है, अब निकाल लो एफ फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स का एवरेज है 65, अपने को पता है। अब यहाँ पे आ जाओ, एकदम कुछ नहीं है, इस सवाल को तो प्यार से कैल्सी ही तोड़ देगी, इसके लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब कैल्सी काफी है, बट ये पॉपुलर सवाल है ना, मतलब मैंने तो 50 वो क्वेश्चन कराने हैं जो आते हैं। अब मैं भारी भारी क्वेश्चन करा दूं और पता चला उसमें से 50%, ऑब्वियसली ना 30-40, भाई रेंज तो सारी लेनी है हमें। तो ये मत सोचना कि सर ने हल्का सवाल कराया है, ना ना, ये आने वाला सवाल है इसलिए इसको कंसिडर किया है। मुझे पता है आता क्या है, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि ये सवाल बहुत भारी था तो ये करा के मेरे बाबाई लेनी है। मुझे तो वो कराना है जो, और भारी भरकम भी करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे कि तोते उड़ जाएंगे, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल ये अपना कैल्सी काम नहीं आएगा। एनीवेज, अब हम आ जाते हैं फिनिश गुड्स। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए अपने को 525, एवरेज कितना है, एवरेज कितना है सर 65, 65 डिवाइडेड बाय 525, 65 डिवाइडेड बाय 525 मल्टीप्लाइड बाय 365, सॉल्व करके बताओ यार। डेटर के लिए अपने को क्या चाहिए मित्रों, डेटर के लिए अपने को एनुअल सेल्स क्रेडिट वाला चाहिए 585, और सर एवरेज डेटर अपने पास कितना है 123.5, इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। 123.5 डिवाइडेड बाय 585, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 585, 585 585 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल टू, कैलसी लगाओ। और सर सी अपने को पता है जो भी निकाल चुके हैं, 65 divided by 525 is equal to this multiplied by 365 is equal to 45। सो सर ये 45 डेज हो गया, वेरी गुड। और सर ये हो गया 123.5 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 585, 585 इज इक्वल टू 77 डेज, 77 डेज। और क्रेडिटर कितने निकाला था भाई, यही निकाल दिया था शॉर्टकट में, क्रेडिटर हमने निकाल दिया था 64, 64 ना, 64, वेरी गुड। तो क्रेडिटर अपन ने निकाल दिया था 64 डेज। तो बताइए नेट ऑपरेटिंग साइकिल NOC, बताइए नेट ऑपरेटिंग साइकिल, तो जोड़ लो ना, इनको जोड़ो इनको माइनस करो, ये का जोड़ कितना है 53 प्लस 40 35 प्लस 45 प्लस 77 इज इक्वल टू 210, 210 डेज माइनस 64, माइनस 64 इज इक्वल टू 146। सो नेट ऑपरेटिंग साइकिल 146 डन है, लॉक किया जाए सर, लॉक किया जाए। अब सर अगला सवाल देखिए जरा, इसमें अगला सवाल क्या पूछता है हमसे, क्या करना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, ये भी कोई बात है क्या, NOC नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल्स इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 146 इज इक्वल टू 365 divided by MRC, sorry, 365 divided by 146 is equal to 2.5, 2.5 साइकिल्स, साइकिल्स 2.5 साइकिल्स। किसी को कोई परेशानी, नो परेशानी। अब आ जाओ अंतिम सवाल, सर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए। भाई ऐसा है इसमें ना बड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। अब कांड कैसे हुआ है, अब देखो जरा, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 525, और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 325, ये कोई भी इससे ज्यादा है, मतलब ये पता नहीं मिस प्रिंट है कि क्या है, लेकिन क्या करें, अपने को पढ़े फारसी बेचे तेल देखो रे कर्म का फेर,
मतलब यही काम करने को जिंदगी में बचा था। समझ रहे हो ना मैं इशारा कहाँ कर रहा हूं? ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं, वहां बैठ के हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने तो बैठे नहीं है, अपने पास जो क्वेश्चन मिला है उसको तोड़ के आंसर देने बैठे हैं। ठीक है, अब यही है कहीं कहीं जो मैं कभी कभी बोल देता हूं तो लोग कहते हैं बोलता हूं तो कहते हैं कि बोलता है। एनीवेज, अपने को कोई नहीं टिंडे लेने अपने को 325। तो सर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये लो जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 2.5, यही साइकिल, एक साइकिल का निकालना है ना अपने को, तो कितना होगा 325 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 130 करोड़ या जो भी है 130 lakhs। कोई दिक्कत? ये था सर सम आपका, और पता है क्या ऐसा सम आता है एक ऑल्टरनेट अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं आपको फुल स्क्रीन दूंगा, आपके पास मटेरियल ना भी हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कहते हैं सर अभी स्टडी मैट कहां खोजूं, उस पर धूल जमी पड़ी है, झाड़ यार उसको। नहीं झाड़ना चाहता कोई नहीं, मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूं। मैं तेरे को क्वेश्चन ना तेरे स्क्रीन पे देता हूं, कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी बच्चे को कोई लिटरेचर नहीं लेना, एक ऐसी कॉपी लेके बैठो, अपनी एक फर्रे वाली कॉपी लेके बैठो और मेरा सेशन देखो और साथ साथ लगाओ क्वेश्चन। आपको पूरे हर तरह से मैं कन्वीनियंस क्रिएट करके दूंगा, ताकि आपको ना बार बार किताबें नहीं ढूंढने पड़े, लिटरेचर सर के टेलीग्राम से जाओ। ऐसा क्या जरूरी है टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड करना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, यही करना यार, पॉज करके कर लो। ठीक है, ऐसी कौन सी आफत आ रही है? आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं? इतना सारा प्रिंट आउट करके स्टेशनरी नहीं जमा करना, ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। और आपकी कॉपी और आपका पेन इंपॉर्टेंट है, और आपका दिमाग बिल्कुल जगह पे होना चाहिए। ठीक है, चलो। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज उजाला मांगता है क्या। क्वेश्चन का है भाई, क्वेश्चन, रुक जाओ, मेरा सिलेक्शन गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, एक मिनट, कहीं नहीं गड़बड़ हुआ है। नौरीन, ये तो बात पे आते हैं। एक क्वेश्चन है डीवीपी लिमिटेड वाला, ये मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है, ये हमें करना है डीवीपी लिमिटेड वाला। ये क्वेश्चन, ये हमारे टर्मिनेटर बुक जिस बच्चे के पास हो उसका भी काम हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो उसका भी काम हो जाएगा, और कुछ भी ना हो तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आता है, और कुछ भी ना हो तो ये लो मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। अब कर लो बेटा इसको, अब पढ़ो, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ो, मैं एकदम आपके साथ ही हूं, टेंशन ना लो। आपके पूरे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, शुरू हो जाओ। चलो, ये सॉल्व कर डाला, ये टॉपिक खत्म, फिर अगले टॉपिक में जाएंगे। ये सबसे आसान सवाल है जो अब तक आपने किया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द डीवीपी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। यहां काम आसान है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड गिवन है, WIP कन्वर्जन पीरियड गिवन है, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड गिवन है, सब गिवन है, डेट कलेक्शन पीरियड गिवन है, एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड गिवन है। तो बचा ही क्या, सब दे दिया। अब ध्यान से सुनना, एनुअल, बस यही चीज सीखनी है, यहाँ पे स्टार लगा लो, ये जस्ट रिवीजन के टाइम में आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी, 21 लाख है, दुनिया ही बताती है। अब देखो, इंक्लूडिंग डेप्रेसिएशन ऑफ 2,10,000, अब 2,10,000 का डेप्रेसिएशन और ईयर को 360 डेज लेना है। एनुअल डेप्रेसिएशन जो भी है ना, ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं एक डेप्रेसिएशन की। इज दिस अ कैश आइटम? नो, दिस इज अ नॉन कैश आइटम। बट सवाल ये उठता है कि सर इसको कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो देखो सीधी सी बात है, आपको पता ही है, इसके दो अप्रोच हैं हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, सम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने के दो अप्रोच हैं। पहले को क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैश कॉस्ट बेसिस या कैश कॉस्ट अप्रोच। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि टोटल अप्रोच तो कहता है कि सारे खर्चे लेने हैं, जो लॉजिकल नहीं है, खास करके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से। नहीं ठीक है, कैलकुलेशन होती है, जब हम उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें तो एग्जैक्ट जो कैश है उसी पे कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो कैश कॉस्ट बेसिस है। अब हम एग्जाम में क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अगर तो क्वेश्चन में हमें लिखा होगा कि कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है तो डाउट ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, मेजॉरिटी केसेस में अभी नए स्टडी मैट के अंदर मैंने देखा है आईसीआई ने कैश कॉस्ट को ही अपना फंडा माना है।
लेकिन कई जगह साइलेंट है और उसने टोटल अप्रोच को भी माना है। स्टूडेंट क्या करे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें याद रखे, नॉट पॉसिबल। तो एक सबसे अच्छी चीज आपको फाइनेंस के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्या करनी चाहिए, जब आप सॉल्यूशन शुरू करते हो ना तो शुरू की 3-4 लाइनें छोड़ दो। जैसे लिखा सॉल्यूशन प्रॉब्लम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मत लिखो 3-4 लाइनें छोड़ के फिर आंसर करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि लास्ट में लौटेंगे और जितने भी अजम्पशन अपने को लगे हैं कि अपने को लेने पड़े 1 2 3 सारे अजम्पशन लिख देंगे। तो बेस्ट वे इज कि आप लिख दो ऊपर कि इस प्रॉब्लम को मैं टोटल कॉस्ट अप्रोच से या कैश कॉस्ट अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूं। जिस भी अप्रोच को आपने फॉलो किया है और उसकी वजह से जो डेटा में चेंजेस आपने किए हैं वो आप अजम्पशन में टॉप पे लिखो, बाद में स्टार लगा के नहीं लिखने का। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योरसेल्फ। आपको क्या करना है, टॉप पे लिखना है, टॉप पे लिख के आगे बढ़ना है। चलो क्वेश्चन देखिए। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है तो बेटा वो तो यही कैलसी से निकल जाएगा, बस क्रेडिटर का पीरियड माइनस करना है। ये रहा क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड 55 डेज, इनको जोड़ो कितने 50 प्लस 18 68, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135, 135 माइनस 55 इज इक्वल टू 80 डेज। ये तो ऐसे ही निकल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बता दो। 360 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 4.5, 4.5। अब मैं आपसे बोलता हूं दूसरा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस depreciation will be excluded from operating annual operating cost, then my operating cost will be what, 21 lakh minus 1 point नहीं 2.1 lakh, 2.1 lakh इज इक्वल टू 18.90 lakhs, यही होगा ना, 18,90,000। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी कितनी हो गई, यहीं पे सॉल्व करो। 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने थे, इनटू नंबर ऑफ डेज कितना था 80, और 18,90,000 डिवाइडेड बाय 4.5, 4.5, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 4.5। आइदर वेज यू फाइंड आउट, यहां से भी ऐसे करते तो ये 4.5 ही आता, इज इक्वल टू 4,20,000 इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ आप ना किसी भी रॉ मटेरियल में कितना कितना कॉस्ट मेरा ब्लॉक है, कितना वर्किंग कैपिटल मेरा ब्लॉक है, आप इससे निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 50 निकाल सकते हो। डब्ल्यूआईपी में कितना फंसा हुआ है इससे निकाल सकते हो, इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो आप। और आगे हमें निकालना है, आगे हमें डेज दिया हुआ होगा और हमें अमाउंट निकालना होगा, निकालेंगे ना आगे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, the company is a market leader in this product where there is virtually no competitor in the market based on the market research। मतलब इसकी ना एक तरह से मोनोपोली है इस कंपनी की। तो अब कंपनी क्या प्लान कर रही है, टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट। कह रही है भाई जब बात ही मेरी है, सामान ही मेरा है, प्रोडक्ट ही मेरा है, मैं एप्पल हूं, मैं आईफोन बेच रहा हूं, मेरे को काहे को क्रेडिट देना है तुमको, मतलब मेरी तो मनमानी चलेगी। इसने कहा कि भैया प्रोडक्ट डिलीवरी पे प्री पेमेंट लूंगा, पैसा पहले लूंगा फिर माल भेजूंगा, मतलब सर खत्म कहानी, डेटर्स का काम खत्म, डेटर विल बी जीरो, डेटर होल्डिंग पीरियड विल बी जीरो। अब ये भी है, thereby it can reduce its working capital requirement substantially। what would be the reduction in working capital requirement due to such decision। अब आप मुझे बता दीजिए इस वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या बदलाव आएंगे। कुछ नहीं होगा सर, डेटर का पीरियड माइनस हो जाएगा, कैंसिल, कहां गया, डेट कलेक्शन पीरियड क्या था 55 डेज, इसको माइनस कर दिया हमने, ये तो गियो लाला गियो, तो इसमें से 55 डेज आप माइनस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितने का हो जाएगा, 35 डेज का। यस और नो। अब आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने का हो जाएगा, 35 डेज के हिसाब से निकाल लो। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि कितना बचा, सेविंग कितनी हुई, इस डिसीजन की वजह से सेविंग कितनी हुई, तो सर बहुत ही सिंपल है, मेरी 55 डेज कलेक्शन पीरियड जो पहले थी अब नहीं है, तो वो 55 डेज की कॉस्ट बच गई। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं एकदम कॉमन सेंस, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 55 डेज जो कलेक्शन पीरियड का था, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा जो है, एक मिनट, कितना था, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, इंटू 55 डेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 45 डेज क्या था,
55 डेज, तो इतने से इतना सर मेरा अब खर्च नहीं होने वाला है, वट एवर इट इज, ठीक है, इतना खर्च नहीं 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 45 डेज, सॉरी 45 डेज, सॉरी, डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू दिस इनटू 45 डेज, 2,36,250, 2,36,250, इतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरा कम हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका है कि फिर वही एनओसी निकालो, साइकिल निकालो, डिवाइड करो, दोनों को कंपेयर करो और माइनस करके ऐसे निकालो, दिस इज अनदर वे, ठीक है। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, इससे ज्यादा कोई प्रोविजन नहीं है, इससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसके ज्यादा कोई एंट्री नहीं है। अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो जोरदार टॉपिक है। आप स्टडी मैट पे आ जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपके स्टडी मैट का 9.25। जिन बच्चों के पास स्टडी मैट अभी मौजूद नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं चिंता करना, ये लो मैंने स्क्रीन पूरा दिया, आप इसको मेरे साथ रीड करो, पहले मेरे साथ रीड करो और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आपको सिर्फ पेन पेपर एंड आपकी कैलसी चाहिए, और ये थ्रू आउट, अच्छा ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमें ना पूरे इस सुपर 50 सीरीज में यही फॉलो करना है, ज्यादा स्टेशनरी किताबें ये वो के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं सब फीड कर रहा हूं, बस आपको कर देना है, अभी ये प्रैक्टिस करना है, अभी ना फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। लेट्स गेट स्टार्ट, चलो चलो रीड करना शुरू करो। ऑन 1 जनवरी क्या है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉरिन लिमिटेड विशेस टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर पता करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, हमें फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करती है, कैसे करते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट याद है क्या कुछ? एक मिनट आप मुझे पॉज देना, आ जाओ जो फटाफट ना सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगा के सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्विक रिकैप देता हूं, क्विक रिकैप, सो दैट कि ये क्वेश्चन करते हुए कहीं फंसने की बात नहीं होगी। देख लो, एक ना डाउट आपका जनरल डाउट रहता है, पहले मैं उसको डील करता हूं, वो है कि सर आईसीआई ऑन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, आईसीआई क्या कहता है, ध्यान से देखना, ये आईसीआई का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। In 95% cases, ICI determines working capital on cash cost basis. Cash cost basis पे 95% टाइम्स करता है। पुराने स्टडी मैट में था टोटल कॉस्ट बेसिस पे, ओवरऑल बेसिस पे बहुत सारे सम दिए हुए थे, लेकिन नए स्टडी मैट में ज्यादातर क्वेश्चन कैश कॉस्ट बेसिस पे किए गए। तो एक बात दिमाग में रखनी है, अगर सवाल में कुछ भी ना लिखा हो, टोटल कॉस्ट अप्रोच या ओवरऑल कॉस्ट अप्रोच ना लिखा हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर डालना है जम्पशन, लेना है कैश कॉस्ट बेसिस पे, प्रैक्टिकली वही ज्यादा सही है। प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन को आप एक्सक्लूड करते हो, इसके अंदर इग्नोर करते हो, इनफैक्ट WIP पार्शियल कैश कॉस्ट प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होती है, अगर बिकॉज WIP फुल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज नॉट इनकर्ड, partial portion of CCOP will be cash cost of production will be defined as per the question, उसमें भी है, अगर कन्वर्जन लिखा हुआ है 60% तो फिर उस तरह से लेना है, नहीं तो रॉ मटेरियल 100% लेना है और 50% ओवरहेड्स और आपके लेबर को लेना है, कैलकुलेट करना है। फिनिश्ड गुड्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटेल में क्लियर है। What if the question is silent on partial or full conversion cost? Take any of the given assumption at the beginning of the answer. तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बिगिनिंग ऑफ द आंसर में इसका भी अजम्पशन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप कि आई हैव मेड माई पॉइंट। अजम्पशन इज मस्ट, अजम्पशन को यू कैनॉट इग्नोर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं कहता हूं सेफ खेलना है और सही रहना है और अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लेके आने हैं, तो अजम्पशन लिखते हुए जरा भी संकोच नहीं करना है। जो आप लोग अज्यूम कर लेते हो, मान लेते हो कि यही चीज होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि भाई इंस्टीट्यूट ऐसा फॉलो करता है तो लिखने की क्या जरूरत है, नहीं, आपको लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग एंड दिस इज आईसीआई वे ऑफ थिंकिंग। सर देखो, परफॉर्मा स्टेटमेंट ये तो सारे बच्चों को पता होगा, करंट असेट करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, उसके बाद टोटल करंट लायबिलिटी, उसके बाद उसको माइनस करके अपने को मिल जाएगा एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, और उसमें सेफ्टी मार्जिन अपन ऐड कर देते हैं। कई बार क्या होता है, एक सम ऐसा भी मिलेगा, उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल विद सेफ्टी मार्जिन आ जाएगा, तो इसमें तो कोई आइटम आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल वर्किंग का पार्ट है, WIP फिनिश गुड्स, रिसीवेबल में ट्रेड डेटर्स, बिल्स ऑफ कोर्स, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स असेट्स में आएंगे, मिनिमम कैश बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है, डिजायर्ड कैश बैलेंस दिया होता है, वी विल ऐड हियर।
उसके बाद क्रेडिटर्स होंगे, ट्रेड पेएबल्स होंगे, बिल्स पेएबल्स होंगे, और ऑफ कोर्स सर आउटस्टैंडिंग जितने भी होंगे, वेजेज होंगे, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि जिसमें लिखा होगा कि सेफ्टी मार्जिन इज कैलकुलेटेड ऑन वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन वाले पॉइंट पे, इस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो वो नॉर्मल अरिथमेटिक लगा लेंगे वहां पे। याद रखना है कि ये 90 है तो ये 100 है, ऐसा मान के कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यहां शायद मैंने दे भी दिया है। व्हाट इज द क्वेश्चन मेंशन दैट नेट वर्किंग कैपिटल इज इंक्लूडेड ऑन सेफ्टी मार्जिन, इंक्लूड्स including of safety margin. If a certain percentage of safety margin, say 10%, is included in the net working capital, then working capital before safety margin is equal to 10 upon 90. Working capital before safety margin 90% और safety margin 10%. Of course ये कैलकुलेशन नॉर्मल अरिथमेटिक है यार, बट इसको भी मैंने फॉर्मुलेट कर दिया है सो दैट कि बच्चे के दिमाग में ये बात रहे कि वो सवाल नॉर्मल सेफ्टी मार्जिन लिखा है या इंक्लूडिंग लिखा है, दिस इंक्लूड सेफ्टी मार्जिन, तो देन द कैलकुलेशन विल चेंज। यहां पे धोखा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये पॉइंट अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। स्टार मार्क करा रहा हूं, आगे क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो मिलेगा अपने को। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है अभी आपके सामने जो हम करने जा रहे हैं, खास करके नॉरिन लिमिटेड वाला, उसमें अपने को एस्टिमेट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो करना क्या है, स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, अजम्पशन, हाईलाइटेड अजम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अपने को पता है, और तीसरा है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या होगा, यहां अपने को डेज दिया होगा, अमाउंट निकालना है, वही फॉर्मूला यूज होगा, सच बता रहा हूं, वही स्टेटमेंट वही फॉर्मूला। अब यहां पे दो बातें उठ के आती हैं, एक ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट करते हुए और एस्टिमेशन, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालते हुए दो चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन पढ़ते हुए, कि सर ये एग्जिस्टिंग कंपनी है या न्यू कंपनी है। अगर तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी है तो सर इसमें ना मान के चलेंगे कि जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है हर चीज का, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे WIP का हो, इक्वल है, तो उसका इफेक्ट जीरो होगा। मैं ऐसे मानूंगा दोनों 0-0 हैं, राइट। लेकिन न्यू कंपनी के केस में ओपनिंग स्टॉक तो 0 होगा क्योंकि न्यू है, बट क्लोजिंग स्टॉक होगा, दैट विल बी देयर। तो उसकी कैलकुलेशन करते हुए ये ध्यान रखना है कि न्यू कंपनी के केस में क्लोजिंग स्टॉक होगा, और एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में दोनों को हम इक्वल मान के चलते हैं। इसके अजम्पशन क्या है, एस्टिमेशन को करते हुए कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान से दिमाग में डाल रहा हूं, आपको बस याद रखनी है, कुछ नहीं है, आपको पता है, बस आपको एक बार रिकैप करा रहा हूं। अज्यूम दैट वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ये अजम्पशन लेके चलो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज टोटल अप्रोच लिखा हो, ठीक है। ये लेटेस्ट स्टडी मैट का अजम्पशन दे रहा हूं, प्लीज 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 इसको इग्नोर मत करना। दूसरा, presume that sales and purchase given are on credit unless and until specified differently in the sum. Sales and purchase given are on credit, आपको assume करना है, ये presumption है, सेल्स और परचेज दिया हुआ है, मतलब ये क्रेडिट सेल्स परचेज है। अगर लिखा होगा कि हाँ 80% इसमें 20% कैश है तो 80% क्रेडिट है, वो गिवन होगा, तो नहीं तो अंडरस्टूड है कि ये हम क्रेडिट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सम हम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की एस्टिमेशन का, तो ऑब्वियसली, ठीक है। वहां बाल की खाली निकालने की नहीं, क्या मानूं इसको, ठीक है, प्रजम्पशन है ये। अंडरस्टूड दैट इन केस ऑफ रनिंग कंपनी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी सेम, सो इंपैक्ट विल बी 0, whereas in case of a new company it will be nil, opening will be nil unless opening stock is mentioned in the problem। अगर हो सकता है कि न्यू कंपनी और मेंशनड है कि नहीं ओपनिंग स्टॉक है, ये लेके आया है पीछे से, तो क्या करेंगे, तो फिर लेंगे, नहीं तो नील मानेंगे। WIP, degree of completion is not mentioned in the sum, then assume 100% completion, raw material and 50% conversion cost, done, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। Assume that administrative overhead are not a part of cash cost of production, नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन इन ICI सम, सिर्फ ICI का मटेरियल ऐसा मटेरियल है जहां एक या दो सम ऐसे हैं, आई रिमेंबर 2 सम्स ऐसे हैं आपके स्टडी मैट में, या अभी नए वाले स्टडी मैट में सिर्फ एक सम बचा है जिसके अंदर की एडमिन ओवरहेड को CCOP में कंसिडर किया हुआ है, करेंगे वो सम को हाईलाइट करके स्टार करके रखेंगे कि अगर वो डिट्टो ही सम उस टाइप का, और अगर मान लो तुमने उसको नहीं अज्यूम किया और तुमने तो भाई उसको
ऑटोमेटिक कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मान लिया, सेलिंग के साथ एडमिन एंड सेल्स एक्सपेंडिचर दोनों मिला के उधर ले लिया, तो इसकी अजम्पशन सबसे टॉप पे दो। इसीलिए मैंने लिखते हुए बोला है अजम्पशन सारे आपको टॉप पे लगाने, ताकि भाई अनलेस अदरवाइज आईसीआई कुछ और भी अज्यूम करता है तो आपकी अजम्पशन उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ फाइनली टोटल अप्रोच एंड कैश कॉस्ट अप्रोच के बीच का डिफरेंस आपको कैसे ध्यान में रखना है, तो ध्यान से सुनो। टोटल अप्रोच, कैश कॉस्ट अप्रोच तो बिल्कुल ही सिंपल है, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, बात खत्म। तो एक लाइन में खत्म कहानी कि सर देखो प्रोडक्शन ओवरहेड है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना। उसके बाद सर प्रोडक्शन ओवरहेड में अपन ले रहे हैं प्रीपेड ओवरहेड ले रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ले रहे हैं, दोनों एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा यही वाला दोनों आइटम ना इधर भी देखोगे तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है टोटल अप्रोच के अंदर भी, यहां डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग है। बट ध्यान से सुनना, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड है वो, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम प्रीपेड की बात कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन को कैसे कंसिडर करोगे, कैसे हो सकता है प्रीपेड। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये इसका हम एंट्री करते हैं, तो ये तो प्रोविजन, ये तो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे दैट विल बी एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम सम कर सकते हैं। इतनी बातें दिमाग में रख के और हम सम करने जा रहे हैं, जहां भी थे सम के ऊपर वहां चलते हैं। अब लो जी फुल स्क्रीन और अब पढ़ना चालू करो। अब ये सम आपसे खुद ही हो जाएगा चिपक के एकदम 5 मिनट के अंदर। चलो भाई, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट्स, ठीक है। इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर, मतलब यही एक्टिविटी का पार्ट होगा, मतलब ये सेल्स भी इतने की होगी। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10% एंड ओवरहेड 20%। अब मुझे ये पता करना है कि सेल्स क्या होगी, तो कहीं सेल्स प्राइस मिल जाए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे को सेल्स पता चल जाए, फिर मेरा काम आसान हो जाए। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द स्टोर, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द स्टोर फॉर 1 मंथ, तो इसको हाईलाइट कर लो, 1 महीने के लिए। रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली एंड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अक्रू इवनली ड्यूरिंग द मंथ। मतलब सर सिंपल सी बात है कि जब मैं WIP की कैलकुलेशन करूंगा तो रॉ मटेरियल को तो मैं 100% पे लूंगा और लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट को मैं कैसे लूंगा, ओवरहेड कॉस्ट को मैं कैसे लूंगा, 50% पे लूंगा। इतना तो मेरा सर क्लियर है। फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच टू द कस्टमर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, बहुत ज्यादा है यार। Credit allowed by the creditors is 2 months, creditor 2 months and the date of delivery of the raw material. Credit allowed to the debtor is 3 months, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज्यादा छूट दे रहे हो। From the date of dispatch, ठीक है। Selling price is 5 per unit, तो मिल गया ना सेल्स हमें, सेल्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 लाख। अगर 3 लाख सेल्स है, स्टेटमेंट बना लेना अभी, तो बना लेंगे अभी, तो ऑब्वियसली हमारा रॉ मटेरियल विल बी 60% of 3 lakh, 1,80,000. And sir, if you talk about direct wages will be 10% of this, so 30,000. And sir, if you talk about overheads, so overhead will be your 20%, it means sir 60,000. ठीक है, दिस इज हाउ योर कॉस्ट वुड लुक लाइक। सर इसको ना आप आराम से इसका स्टेटमेंट तैयार करो, आपको ना कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब मिल जाएगा, अभी इसी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। करते हैं, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210 प्लस 60 270, 2,70,000। और कोई खर्चा है क्या, नहीं है, तो यही है 2,70,000। मतलब इसी पे अपन डेटर्स और इसी पे अपन फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। WIP की कैलकुलेशन अलग होगी, वो मैं करके देता हूं अभी WIP आपको, ठीक है। ओके, देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल, ये मैंने ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। वेजेज एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, मतलब सर एक मंथ का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है।
पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ, मतलब आउटस्टैंडिंग है एक महीने का, तो ये भी आसान होगा निकालना, मुश्किल नहीं होगा। द कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, 20,000 का कैश इन हैंड रखती है। और भी कुछ पूछा है? और वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट हमें प्रिपेयर करना है, कुछ भी नहीं पूछा है। बस सर, बस यही क्वेश्चन है मालिक, इसको सॉल्व करना है। तो मुझे सारी वर्किंग करा दो, बाकी तो माया है, बाकी तो आप कर ही लोगे। सारी वर्किंग करा दो एक एक करके। बताओ भाई, रॉ मटेरियल मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलो, कैसे कैलकुलेट करूंगा? फटाफट बता दो। आपके पास क्या था अभी? आपने कैलकुलेट किया था 1,80,000। और सर इसका कितने दिनों का है? 1,80,000। और रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द स्टोर एवरेज ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए रहने वाला है, तो इंटू 2/12, राइट, इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 2/12, मतलब 1/6 इज इक्वल टू 30,000। सो दिस इज 30,000 डन, कोई दिक्कत नहीं। अब WIP की कैलकुलेशन कर लो, सिर्फ वर्किंग नोट कर रहा हूं मैं। WIP की कैलकुलेशन कर लो। वो कह रहा है रॉ मटेरियल तो सर 50% है, 100% है, तो रॉ मटेरियल विल बी 100%। चलो भाई, रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल विल बी 100%। तो जरा देखते हैं, रॉ मटेरियल विल बी 100%, बट WIP का कितने दिनों का है? प्रोसेस 1 मंथ, 1 मंथ, तो 180 का हाँ ठीक है, 1,80,000 इंटू 100% है, इंटू 1 मंथ, 1/12, तो 15,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, डन, 15,000। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट लेबर की, सो दैट इज कितना है? वो है 30,000, 30,000 एंड ओवरहेड है 60। ओवरहेड भी कर लो, 60,000, 30,000, 30,000 इंटू इंटू 1/12, 1/12 इंटू 0.5, 50% इंटू 0.5, 50%, ये तो 100% था, तो ये कैलकुलेशन कितनी आएगी? 30/6, 6×5 = 5,000। ठीक है, और ये आ जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया ना मैंने, 2 मिस्टेक्स कर दी हैं। यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 60,000 है बॉस, किसी ने नको बोला मेरे को। यहाँ पे 60,000 है, 60 30 30 60, ठीक है, ओके। 1/12 50%, 12 5 और 50%, 2,500, और ये हो गया, ठीक था ये। हम्म 30,000/12 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1250, 1250, ये कितना हो गया? 18,750। सही निकाला क्या मैंने? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 15 1250 एंड 500, दिस इज द कॉस्ट ऑफ, दिस इज WIP स्टॉक योर। ठीक है, डर, ये भी ठीक है। चलिए आइए फिनिश गुड्स निकालते हैं। फिनिश गुड्स बाद में देखेंगे। फिनिश गुड्स क्या है? फिनिश गुड्स से रिलेटेड क्या है बॉस? तो अपने को तो मिल ही गया था 270, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही होगा 270, 270, 2,70,000। अब देखो कितने महीने फिनिश गुड्स स्टे इन द कस्टमर फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, 270, 270, सो 2,70,000 इंटू 3/12, मतलब एक क्वार्टर का है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 67,500। ठीक है, अब डेटर्स की बात कर लेते हैं, वो भी होगा 270 पे ही, 2,70,000 कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू कितने का है? डेटर्स, क्रेडिट अलाउड टू द डेटर 3 मंथ, 3 मंथ्स, वेरी गुड, फिनिश गुड्स के बराबर 3 मंथ्स, 3/12 इज इक्वल टू 67,500। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर सी कितने का है? सी बोला हुआ है कुछ क्या स्पेशल? ओपनिंग क्लोजिंग तो मान के चल रहे हैं 0 है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी है। सो क्रेडिट अलाउड बाय द क्रेडिटर इज
2 मंथ्स, तो रॉ मटेरियल पे, डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल कितने का था? रॉ मटेरियल था साहब अपना 1,80,000 का 2 मंथ्स, तो ऑब्वियसली 30,000, 1,80,000 इंटू 2/12, 30 ना, 30,000। क्या कोई कॉस्ट निकालनी रह गई है क्या अभी तक? नहीं। एक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, वो ओवरहेड, वेजेज एंड ओवरहेड, वो 90,000 था का 1/12, तो 7,500। सारी वर्किंग हो गई है सर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के चार्ट में ले जाके इसको प्लेस करना है, एंड दैट्स इट। वेयर इट इज हियर, इट इज हियर। चलो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहला आइटम देखो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 30,000 डन। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस 18,750 डन। उसके बाद फिनिश गुड 67,500 डन। उसके बाद डेटर 67,500 डन। उसके बाद कैश 20,000, बहुत अच्छा। इसमें करो करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 30,000 डन। टू ये हो गया दोनों मिला के 7,500 डन। अब सर आगे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब इसके बाद अगर सेफ्टी मार्जिन होता वो और लगा देते, ठीक है, डन। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अब कौन सा क्वेश्चन करें भाई? अब आप क्वेश्चन कर लो, सबसे पहले 6 यूनिट नंबर 6 में आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अनेजा लिमिटेड। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा है? जरा ध्यान से इसको पढ़िए, आपके पास हो या ना हो कोई डजंट मैटर, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है बॉस, अगर कोई डाउट आ रहा है तो मेरा नंबर रखो और फटाफट वहां भेजो, क्योंकि अभी तो मैं सवाल सॉल्व करने में लगा हुआ हूं। 9958300572, इस पे आप अपने डाउट्स भेज देना, आई विल रिप्लाई ऑन दिस, ठीक है। व्हाट हैपेंड? नहीं यही है, ठीक है, ये रहा। चलो क्वेश्चन करते हैं, अनेजा लिमिटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे 3 क्वेश्चन और कराऊंगा और आपका काम हो जाएगा। अनेजा लिमिटेड, जस्ट स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। फुल स्क्रीन दे रहा हूं, बुक कहीं नहीं ढूंढना, यहीं पे करो भाई, ठीक है। Aneja Limited, a newly formed company, has applied to a commercial bank for the first time for financing its working capital requirement. The following information is available about the projection of current year. Normal बात है, ठीक है। Estimated level of activity is 1,04,000, complete unit of production plus 4,000 units of WIP, दोनों अलग अलग है, ठीक है। Based on the above activity, estimated cost per unit is raw material 80, this is 30, and the overhead is 60 per unit, direct wage is 30 per unit, total cost is 170 per unit, selling price is 200 per unit। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। raw material in stock average 4 weeks consumption, raw material consumption, okay। WIP 50% completion stage in respect of conversion cost, मतलब raw material 100% और बाकी का 50% material used at the start of the processing, ठीक है। फिनिश गुड स्टॉक गिवन है, क्रेडिट आपका क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर गिवन है, क्रेडिट अलाउड टू द डेटर रिसीवेबल्स गिवन है, लैग इन पेमेंट ठीक है, ऑफ वेजेस, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग गिवन है, कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन गिवन है, अज्यूम प्रोडक्शन is carried on evenly throughout the year, कोई मतलब नहीं है, 52 weeks and wages and overhead accrue similarly, ठीक है। all sales are on credit basis, ये ना भी लिखा होता तो हम क्रेडिट ही मानते, और हमें स्टेटमेंट क्या बनानी है, हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है जी। करो सॉल्व, शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो बड़ी यूनिक सी है, ध्यान से देखना यहां पे, जो शायद आपने नोटिस कर भी लिया होगा। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 1,04,000, कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस 400 यूनिट्स ऑफ WIP, मतलब वो अलग है, WIP का पूरा प्रोसेस अलग है, मतलब टोटल 1,04,000 तो कंप्लीट यूनिट्स हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस 4,000 यूनिट है, मतलब रॉ मटेरियल इसका भी यूज होगा जब आप स्टेटमेंट बनाओगे, जब आप कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, या वैल्यू निकालोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो उसके अंदर एक तो रॉ मटेरियल, और इसी क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि WIP का जो प्रोसेस है पूरा रॉ मटेरियल 100% है, और बाकी के खर्चे जो भी हैं वो 50% कंप्लीशन है।
तो मतलब एक तरह से इसके अंदर दो बातें हो गई, 1,04,000 तो कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, प्लस 4,000 WIP का है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहां देखो आपकी फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो 8,000 यूनिट्स है। सो 8,000 यूनिट इसका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्स कितना है, तो सेल्स कितना है, 1,04,000 माइनस 8,000 बोले तो 96,000 यूनिट्स की सेल है, और ये WIP है। ये बात को बैक ऑफ द माइंड में रख के फिर स्टेटमेंट भी बनाना है, और इसी को ध्यान में रख के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। देन ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देखो, कैलकुलेट करूंगा, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, या बोलो कंज्यूम्ड कितना है, कंजम्पशन। तो आप क्या बोलोगे, 1,04,000 यूनिट पे तो अपने को कितना चाहिए, 1,04,000 यूनिट चाहिए, और उसके लिए अपने को दिया हुआ 80 रुपीज पर यूनिट, इंटू 80 प्लस 4,000 यूनिट का 100% ही है, इंटू कितना है अगेन 80 रुपीज। दोनों को जोड़ा तो कितना निकल के आएगा, जरा करना, 1,04,000 प्लस 4,000 इंटू 80 इज इक्वल टू 86 लाख, सॉरी 86,40,000। एक तो कैलकुलेशन ये हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं बना रहा। दूसरा, अब आप बात कर लो डायरेक्ट वेजेस की, ओवरहेड की। तो डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड देख लीजिए। तो सर डायरेक्ट वेजेस 1,04,000 मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 30 है, वेर इज 30 है। और WIP की जब मैं बात करूंगा तो ये 50% मतलब 15 एंड दिस विल बी 30, यस और नो, ओवरहेड, ठीक है, 15 एंड 30, ये ध्यान रखना है बस। और इसकी कैलकुलेशन कर दो, 1,04,000 इंटू 30 प्लस 4,000 इंटू 15, 50% इज इक्वल टू इंटू 30, 3,00,000 नहीं 31,20,000 प्लस 60,000, तो 31 लाख कितना हो गया, 31,20,000 प्लस 60,000, तो ये हो गया 31,00,000, 31,00,000 80,000। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओवरहेड की, ये अपने को गिवन है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां से क्लियर हो जाता है कैश कॉस्ट बेसिस की बात हो रही है। तो ये 60 है और प्लस 30, 1,04,000 इंटू 60 प्लस 4,000 इंटू 30, 62,40,000 प्लस 1,20,000, 63,60,000। तो ये तीनों कॉस्ट आपकी निकल के आ गई, बोलो यस और नो। तो ये हो गए। अगर मुझे यहाँ पे WIP कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, 4,000 इंटू 80, ये हो गया रॉ मटेरियल जो 100% कन्वर्जन है, 100%। दूसरा हो गया डायरेक्ट वेजेस, तो मैं करूंगा 4,000 इंटू 15, और मैं ओवरहेड की बात करूंगा तो 4,000 इंटू 30, तो करना यार 80 इंटू 4,000, 33,20,000, देन 60,000, देन 1,20,000,
जो यहाँ ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ और यहाँ ऐड हुआ, तो कुल मिला के कितने हो गए? 0 0 0 0 6 2 8 2 10 1 3 और 1 4 1 5 5 लाख है या नहीं है? क्लियर है ये? तो ये हो गया WIP स्टॉक, ये हो गया रॉ मटेरियल, और अब इनका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये ब्रीफ ओवरव्यू हो गई। अब इनमें से अब जितना भी है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक कितना होगा, तो वो सब डेटा गिवन है। ये मेजर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हैज बीन डिकोडेड, मेजर पार्ट हैज बीन डिकोडेड, बाकी कुछ नहीं है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। हाँ, सप्लायर्स को, अच्छा सप्लायर्स का 4 वीक का है, वीकली बेसिस पे है, ये ध्यान से जरा देखते हैं, फिर बाकी स्टेटमेंट तैयार करता हूं। अब मैं पूछता हूं परचेज कितना है, परचेज कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक निकाल लो यहां से। रॉ मटेरियल स्टॉक कितने दिन का है? यहां पे गिवन है 4 वीक का है, 52 का हमने लिया है, वीक को 52 वीक्स का लिया है प्रोसेस। तो हमने क्या करना है, इनटू, अगर मुझे कोई बोले आर निकालो की कैलकुलेशन, तो व्हाट आई विल डू इज 86,40,000 into 4 divided by 52. 86,40,000 into 4 divided by 52 is equal to, सही नहीं हुआ, 86,40,000 divided by 52 into 4 is equal to 6,64,615. This is R. This is closing stock of closing raw material stock, राइट। ओपनिंग जीरो है हमारा, ओपनिंग जीरो है इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। अभी आपको बताया था दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक इज नील। अब मुझे परचेज निकालना है, तो मैं परचेज कैसे निकालूंगा? ये तो आपको भी क्लियर होगा फॉर्मूला, नहीं तो सुनो ध्यान से। हम करते क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब मुझे निकालनी परचेज है, तो मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अभी मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है, गिवन है 86,40,000, 86,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अभी मेरे को यहां पे निकाला था, अभी मिला है 664,615, 664,615। ओपनिंग स्टॉक मेरा 0 है, तो अब बता दीजिए कितना होगा, प्लस 86 लाख, $40,000, तो 93,04,615। दिस इज माय नेट परचेज, क्रेडिट परचेज। नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट माय क्रेडिटर्स, एक एक आइटम जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है इस पे आप स्टार मार्क लगा लेना। तो अब मैं इसके ऊपर, अब क्रेडिटर्स कितने दिन का मुझे क्रेडिट देते हैं सर, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 4 वीक, तो बहुत सुंदर, बहुत शानदार। तो सर 93,04,615 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 93,04,615 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 71, 7,15,740। ऐसे अगर बोलूँ 7,15,740, 7,15,740, तो ये डेटा भी निकल के आ गया आपका। ठीक है, क्रेडिटर फॉर वेजेज निकालना हो, अब वो सब भी निकल आएगा। अब बाकी डेटा आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल 3180 है, इस पे निकाल सकते हो, इस पे लैग इन पेमेंट है, इस पे निकाल सकते हो, इस पे आपने ऑलरेडी ये निकाल दिया है। तो सॉरी कहाँ निकाला, हमने निकाला था, अभी निकाला था रॉ मटेरियल, यस ये रहा,
ये भी हमने निकाल दिया है। तो अब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारा जो भी मिसिंग फिगर था वो सारा मिसिंग फिगर हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हमारे को वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी कैन गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। नाउ वी कैन गो टू द सॉल्यूशन पार्ट एंड सी वी कैन सी 7 क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ये। सिमिलर एक क्वेश्चन है जिसमें WIP नहीं, मैं अभी रेफर करता हूं उस क्वेश्चन को भी और आपको दिखाता हूं कि इसी में से WIP वाला प्रोविजन एक एडजस्टमेंट हटा के भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया है। वो अभी रीड करके अभी अभी पहुंचते हैं वहां पे। पहले इसकी कैलकुलेशन सारी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। 7 देखो इन्वेंट्री की बात यही है ना। हाँ नहीं ये क्वेश्चन नहीं था यार, 6 था या 7 था। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है। सबसे पहले इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लो। ये देखो रॉ मटेरियल 86,40,000 हमने कैलकुलेट किया। डायरेक्ट वेजेस 3180 कैलकुलेट किया। 6360 हमारा ओवरहेड एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें WIP को हमने लेस किया, कितना निकल के आ गया 5 लाख का। ठीक है और इसकी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नील है, इसका न्यू कंपनी है। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड आ गया। ठीक है अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अब हमने निकाल लिया। इसके ऊपर इसके ऊपर निकाल लिया 8,000 यूनिट का 1,04,000 से डिवाइड करके। तो इसको हमने भी यहाँ पे भी लेस कर दिया। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गई। अब आप डेटर्स इससे निकाल सकते हो। ठीक है WIP आपका 5 लाख बिल्कुल क्लियर है। रॉ मटेरियल स्टॉक 8640 क्लियर है। फिनिश गुड स्टॉक बिल्कुल क्लियर है। वैसे भी 170 का पर यूनिट का था, वो भी अपने को डेटा गिवन था, बट अपन ने स्टेटमेंट से भी क्रॉस चेक कर लिया तो भी अपना बराबर आया। डेटर्स की सेल 1,63,20,000 का 8 वीक्स का है। 8 वीक्स का है 52 से किया तो अपना वो भी डेटा आ गया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था जो इंपॉर्टेंट था 7,15,740। ये स्टार लगा लो, इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी। क्रेडिटर्स फॉर वेजेस दैट्स नॉट अ बिग डील, ये इजी था। ठीक है एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है रॉ मटेरियल स्टॉक WIP फिनिश गुड्स रिसीवेबल डेटर्स। ठीक है कैश बैलेंस 25,000 बोला हुआ था। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल ठीक है कैलकुलेट किया था, वर्किंग नोट में था। उसके बाद सर दिस इज क्रेडिटर फॉर वेजेज दैट्स इट एंड दिस इज योर नेटवर्किंग कैपिटल। इजी क्वेश्चन, बस इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। जरा क्वेश्चन पे आके दोबारा से स्टार लगा लीजिए, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना 6 हाँ। तो सर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, एक तो ये वाला एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ये आपको मार्क करनी है। दूसरा 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 आपको मार्क करना है सर क्रेडिट अलाउड टू द सप्लायर, ये निकालने के लिए। तीसरा WIP की स्टॉक को कैलकुलेट करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। और मतलब यहाँ पे है WIP अज्यूम 40% कंप्लीशन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ये वाला इंपॉर्टेंट है। कैश एट बैंक ठीक है, बाकी किसी का और क्रेडिट सेल्स पे लेना था तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर ट्रीटमेंट्स थी जो ध्यान रखनी थी सॉल्यूशन करते हुए। बाकी सारी चीजें नॉर्मल थी, एज इट इज थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको समझना। क्यों? क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन एक पहले है, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ना चाहिए। कभी भी इस अजम्पशन में नहीं रहना चाहिए और ये सेम क्वेश्चन मैंने किया है रिपीट हो गया, नहीं। उसमें कोई एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा डाल के पूरी वर्किंग को वो तहस नहस कर देते हैं। राइट वी हैव टू बी केयरफुल। अब ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूं अपने नोट्स से आपको। रुको मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं जो मैं रेफर कर रहा हूं आपको कि वहां चेंज है। वेट करो जरा, एक सेकेंड वेट करो, एक सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 19 हमारी बुक का है, प्रॉब्लम नंबर 19 या 17 यस। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा डेटा चेंज होगा और सारी वर्किंग चेंज हो जाएगी। ठीक है एक तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला डेटा, ये वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है। बस यहाँ पे 1,20,000 है और 60,000, जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था डेटा चेंज करता है। ICI बस 1,20,000 60,000 50,000 करके ना ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, मेरा रिसर्च कहता है। मैंने पूरे ध्यान से इसको चेक किया है। हाँ प्रॉब्लम नंबर 19 ध्यान से पढ़िए, ये हमारे टर्मिनेटर बुक का है। प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल फॉर द CNP लिमिटेड एडिंग 10% फॉर कंटिजेंसी। एक तो यहाँ कंटिजेंसी एक्स्ट्रा में दे दिया है।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये नॉर्मल कंटिजेंसी है, जो भी आएगा उस पर 10% जोड़ के आप नीचे ऐड कर दोगे, वो तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। आगे देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 170। आपको देख के लग रहा है सेम क्वेश्चन है, जहां रॉ मटेरियल 80 है, डायरेक्ट लेबर 30 है, ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 60 एंड सेलिंग प्राइस इज 200 यूनिट्स। ये सवाल बिल्कुल सिंपल लग रहा है। लेवल ऑफ एक्टिविटी पर एनम 1,04,000। यहां देखो WIP की चर्चा नहीं है, रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज ब्ला 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 दिस एंड WIP इज 50% कंप्लीशन स्टेज, ठीक है, assume to be like this, average 2 week finished goods in stock, average 4 weeks credit allowed by the supplier, 4 weeks credit allowed to the debtors, 8 weeks lag in payment of wages, average 1.5 week, 1.5 week and cash expectancy is 25,000। देखो सारा डेटा सेम है, सारा डेटा सेम है। एक तो यहां थोड़ा सा छेड़छाड़ किया और एक यहां पे थोड़ा सा छेड़छाड़ किया और एक नया क्वेश्चन बन गया। अब इसी में वो छोटा बड़ा करते रहेंगे, यहां तक डेटा बिल्कुल सारा सेम है। यू मे स्टेट योर अजम्पशन इफ एनी, यही एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है बस, ठीक है। सारी कैलकुलेशन सेम है, बस 1,04,000 यूनिट के बाद ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, बस यहां पे वो 4,000 यूनिट वाली सारी कैलकुलेशन मिसिंग है। यहां पे वो एडिशनल बर्डन आपको WIP तक का नहीं है। तो देखो इसका स्टेटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और ये 10% अजम्पशन, डेटर्स बैलेंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस, बस बिल्कुल क्लियर है। यहां पे ये अजम्पशन है, इन्होंने ले लिया है, इनके पास वही अवेलेबल था। हमने वो स्टेटमेंट निकाली थी बना के, हमने वो सेल्स पे नहीं लिया था, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका पूरा फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक वगैरह माइनस करके सब कुछ करके निकाला था। 170 रुपए कॉस्ट थी। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तो सिमिलर नेचर के बड़े सारे क्वेश्चन है, थोड़े सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। कम से कम जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, इससे 7 या 8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं अच्छे वाले। लेकिन क्वेश्चन हमने किए हैं 5 या 6 ही, लेकिन उससे ना एडिशनल 5-6 क्वेश्चन और कवर हो गए ICI के पास्ट ईयर के, विथ लिटिल बिट ऑफ टर्न एंड ट्विस्ट, ठीक है। सो ये हो गया। एक क्वेश्चन आपको आज थोड़ा सा होमवर्क के लिए दे रहा हूं, PQ लिमिटेड, जो आप घर से करके आएंगे। ये क्वेश्चन हमने रिवीजन में भी डिस्कस किया था, और कल का सेशन एक और सेशन होगा जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल के सारे वेराइटीज और 5 या 6 क्वेश्चन और पिक करूंगा और पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। यस, हाँ, रिसीवेबल पेएबल्स अभी बचे हुए, कोई बात नहीं। PQ Limited, a company newly commencing business in 2021-22, has the following projected profit and loss account। ये देखो एक ब्रीफ आइडिया दे रहा है अपने को। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये गिवन है। एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है, ये भी गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को गिवन है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है 10,000। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक वर्किंग है, ये आपको कोशिश करनी है, नहीं तो ये सॉल्व कराऊंगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज बीन अराइव्ड एट एज अंडर मटीरियल यूज्ड, ठीक है जी, मटीरियल यूज, ठीक है। वेजेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन गिवन है। उसके बाद बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10%, मतलब 17,000, ये गिवन है। ये यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है, डन है। द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू द फिनिश्ड गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ऊपर वाले फिगर में WIP का फिगर नहीं है, जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें WIP का फिगर अलग से दिया था। यहां साफ कह दिया कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है इसमें WIP की फिगर मिसिंग है, मतलब हमें स्टेटमेंट अलग से बनानी है, इनकम स्टेटमेंट वापस से बनानी है, न्यू बनानी पड़ेगी, वो जोड़ के बनानी पड़ेगी। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना है बताता हूं अभी। Production in terms of physical unit will be in the process on the average acquiring full material but only 40% of the other expenses, मतलब raw material 100% and others 40%, conversion cost for 40%। Okay, now all expenses will be paid 1 month in advance। तो prepaid का लफड़ा है यहाँ पे सारे expenses। Supply of the material will extend 1.5 month credit, sales 20% on cash and rest on 2 months credit। ये भी easy है, जो भी आएगा उसको 80-20 कर लेंगे। 70% of the income tax will be paid in advance। टोटल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना था 10,000, तो इसका 70% मतलब 7,000 विल बी पेड इन एडवांस, ठीक है, ध्यान से सुनना। इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 3 तो पे हो चुके होंगे, एक प्रीपेड, सॉरी 3 तो उसी साल में होंगे और एक प्रीपेड हो जाएगा एडवांस पेमेंट, ठीक है, प्रीपेड टैक्स। तो कितना हो जाएगा इनटू 1/4,
1750 आई थिंक, यस, ठीक है, यस। द कंपनी विशेष टू कीप, और अच्छा बचा 3000। अब ये 3000 क्या होगा, ये अगेन प्रोविजन रह जाएगा, ये 3000 का प्रोविजन, ठीक है, ये भी हमारी लाइबिलिटी साइड में बना रहेगा 3000। ओके, नेक्स्ट, द कंपनी विशेष टू कीप 8000 इन कैश, ठीक है। 10% हैज टू बी एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सीन कंटिजेंसी, ये भी ठीक है। प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो WIP इसमें एडेड नहीं है, तो WIP की कैलकुलेशन का ये आप कोशिश करेंगे, कल मैं डिस्कस करूंगा इसको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसकी ट्रीटमेंट आपको डिस्कस करनी है। रेस्ट इज ऑल राइट। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बाकी कहीं कोई ट्विस्ट नहीं है। और स्टेटमेंट आपको फ्रेश बनानी है, आपको सारा डेटा खुद ही निकल के आ जाएगा सामने, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रोकूंगा मैं। कल अपन थोड़ा सा ज्यादा समय लगाएंगे और रोज अपन टारगेट करेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे मुझे कोई रश में नहीं जाना। 2 दिन लिया है, 2 दिन में 10 क्वेश्चन सॉलिड वाले, एक आध प्रैक्टिस के लिए आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। मुझे पता है ये क्वेश्चन कई बच्चों ने 5-5 बार किया होगा, आप कर लो, फिर आपको कुछ नई बातें भी इसमें बता दूंगा, लेकिन मोटी मोटी चीज क्लियर है, ये हो जाएगी आपसे। ये करो, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे इधर से, और बाकी फिर हम दूसरे चैप्टर्स में चले जाएंगे, ठीक है। और टोटल कल इसको हम निपटाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए ना, ये देख के डिस्कस नहीं किए कि ये हल्के हैं या भारी हैं या इजी हैं या टफ हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब मेरे लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो ICAI पूछने जा रही है, हम सिर्फ उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भारी ये क्वेश्चन लेके आपको वहीं फंसाए रखूं और पता चला वैसा क्वेश्चन आया ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। सारे प्रोविजन उस हेवी बड़े वाले क्वेश्चन के भी इसमें कवर हो रहे हैं जो मैंने अब तक कवर किए हैं, राइट, सब क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा मेरी उम्मीद है, तो इन क्वेश्चन को करना है और डेली सेशन को देखना है। और सेशन को देखने के बाद आप सबसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर कीजिए। इस पूरे सीजन में पहली बार बोल रहा हूं, प्लीज शेयर द वीडियोस, दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। Wish you all the best. You are watching FMSM with Om. See you in the next class. We will start from this question. I hope you will solve it. If not, we will start from this question and then we'll take to other questions. Selection will be good and we'll be doing a study mat question plus 1 or 2 extra question. जैसे आज भी एक एक्स्ट्रा किया है, कल भी एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में ना कुछ नए नेचर के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो वी नीड टू फिल्टर इट आउट एज पर द सिलेबस रिक्वायरमेंट। सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे, जितने प्रोविजन है उन्हीं पे कोई थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कोई क्वेश्चन मिलता है तो वी आर गोइंग टू कवर। बाकी क्वेरीज के लिए मैंने अपना नंबर आपको दिया है, प्लीज आप पोस्ट कीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी कोई अजम्पशन हो, कहीं कोई सुनी सुनाई बात हो कि सर हमने तो ऐसा सुना था कि टोटल कॉस्ट अप्रोच लेते हैं, कैश कॉस्ट लेते हैं, हमें जरा डाउट है, क्लैरिफाई करो। मैं प्रॉपर उसका ऑथेंटिक आपको रिप्लाई करूंगा एज पर ICAI। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।